नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ख्याति। हम एक विशेष श्रृंखला पे हम और आप चर्चा कर रहे हैं। श्रृंखला का नाम है पीएम एक्सप्रेस। पीएम एक्सप्रेस में अभी तक हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी तक की चर्चा कर ली है। दरअसल इस क्लास का उद्देश्य यही है कि हम भारत की जो विकास यात्रा है इसको बिल्कुल 1947 से समझना शुरू करें, ताकि हम जब 2023 के बारे में समझें तो हमारी एक व्यापक समझ बन पाए। ना केवल किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर चलें, बल्कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए तो बहुत रिलेवेंट है। इसके साथ साथ अगर हम मुझे देश की अर्थव्यवस्था को समझना है, देश की राजनीति को समझना है, यानी कि आपको जीएस पेपर 3 समझना है, जीएस पेपर 2 की भी अच्छी समझ बनानी है, तो वहाँ पे भी ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इसके पहले की क्लास की शुरुआत करें, जरा कुछ हम और आप बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। देखिए ये स्लाइड मेरे बारे में है। इसके साथ साथ यदि अन अकेडमी की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 3 में से एक सिलेक्शन अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म से होता आया है। ये 50% ऑफ ऑफर चल रहा है आईएएस बैच, आरएम बैच जिसकी ड्यूरेशन 1 साल है, और फाउंडेशन बैच जिसकी ड्यूरेशन 2 साल है, और इसकी स्टार्टिंग 29 जून से होने वाली है। अन अकेडमी का ये इनिशिएटिव है जिसका नाम है अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर, जिसमें यदि आप इंटरव्यू तक की चुनौतियों को पार कर ले जाते हैं तो अन अकेडमी आपको फुल फी रिफंड देने वाला है। मेंस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम जिसमें 16 सेक्शनल और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, और इसके द्वारा आप अपनी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा शार्पन कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 18 जून से एक्चुअली हो चुकी है। फिर ये यूपीएससी मार्गदर्शक प्रोग्राम है। इसके अलावा आरएम फाउंडेशन बैचेस आईएएस 2024 और 2025 के लिए यदि आप इसमें एडमिशन लेना चाहें तो आप एमके लाइव रेफर कोड का यूज़ करें। ये 29 जून से शुरू होगा। फिर ये लक्ष्य बैच जिसकी शुरुआत एक्चुअली 22 जून से हो चुकी है, इसमें एडमिशन के लिए आप एमके लाइव रेफर कोड का यूज़ करना ना भूलें। ये कुछ ऑप्शनल बैचेस हैं, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं आज के प्रधानमंत्री सीरीज की में अगले प्रधानमंत्री वीपी सिंह की। तो जरा क्रम समझे तो कैसे था कि पहले तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनते हैं, और 1964 में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो कार्यकारी प्रधानमंत्री बनते हैं गुलजारी लाल नंदा। और उसके बाद हमने देखा था कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री का इमरजेंस होता है, लेकिन ताशकंद में एक रहस्यमयी कह लीजिए मीटिंग के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा जो है आपके कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनते हैं, और इसके बाद देश के पटल पर इमरजेंस होता है इंदिरा गांधी का। एक बड़ा युग रहता है इंदिरा युग। 1975 में उन्होंने आपातकाल लगाया। 75 के बाद जब 77 में आपातकाल के बाद चुनाव हुए तो एक गैर कांग्रेसी सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनती है, और मोरारजी बनते हैं देश के प्रधानमंत्री। फिर हमने देखा कि मोरारजी सरकार एक गठबंधन की सरकार थी, और गठबंधन की सरकार में स्थिरता नहीं थी, और बाद में चौधरी चरण सिंह जिन्होंने इंदिरा गांधी के समर्थन से या कह लीजिए कांग्रेस के समर्थन से अपनी सरकार बनाई, चौधरी चरण सिंह आपके पीएम बने। और उसके बाद फिर से जब सरकार गिरी तो इंदिरा गांधी का फिर से वापसी हुई भारत में, और 80 के चुनाव में इंदिरा गांधी फिर से पीएम बनती हैं। बट 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान उनकी हत्या हो जाती है, और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो कांग्रेस के अगले मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कह लीजिए, अध्यक्ष राजीव गांधी बनते हैं, और इसके बाद फिर हुए चुनाव में उनको भारी बहुमत मिलता है। तो पहले तो वो जो है बहुमत दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री थे ही, और तुरंत जो है लोकसभा डिसॉल्व होती है। चुनाव में बहुमत के साथ आते हैं भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, और जो अभी तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री 40 वर्ष की उम्र में वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब कल की क्लास अगर आपको याद आ रही हो तो हम लोगों ने ये देखा था कि राजीव गांधी का जो समय रहा उसमें बहुत उतार चढ़ाव भी आए। कहीं ना कहीं ऐसा भी था कि वहाँ पे बोफोर्स घोटाला हो गया। बोफोर्स स्कैम के अलावा लिट्टे में उन्होंने जो, या लिट्टे आंदोलन के अगेंस्ट जब उन्होंने श्रीलंका में सेना उनका भेजना, यानी कई ऐसे स्टेप्स रहे जो राजीव गांधी के लिए कहीं ना कहीं ऐसे स्टेप्स के तौर पर आए जहाँ से उनकी जो सरकार है उसको लेकर जनमत में कुछ ना कुछ नाराजगी आने लगी। देखिए जब राजीव गांधी पीएम थे तो उस समय उनके जो वित्त मंत्री थे वो थे वीपी सिंह, और कहा जाता है कि राजीव गांधी जब 5 सालों के बाद दोबारा चुनाव होता है तो दोबारा हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार हो जाती है और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो अभी आज हम वीपी सिंह की ही करने वाले हैं। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, और जब पुनः भारत में चुनाव होने ही वाले थे तो इलेक्शन प्रचार के दौरान, यानी इलेक्टोरल कैंपेन के दौरान ही जो हम लोगों ने कल समझा था कि तमिलनाडु के पेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है।
अब वीपी सिंह के बारे में, क्योंकि बीच के वो प्रधानमंत्री हैं, वीपी सिंह के बारे में जरा हम समझते हैं। वीपी सिंह और एक और पीएम बनेंगे बीच के, चंद्रशेखर, इन दोनों को भी देखते हैं कि वीपी सिंह का कार्यकाल किस तरीके का रहा और उस समय क्या मेजर मेजर चीजें हुई हैं। अब शुरुआत करें तो जरा प्रारंभ से देखते हैं वीपी सिंह के बारे में। सबसे पहले तो देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। तो सिंह का जो जन्म है वो 25 जून 1931, ठीक है, 1931 में हुआ था। ये हिंदू राजपूत जमींदार परिवार से आते थे, इसीलिए मतलब इनको कई बार आप देखेंगे राजा मांडा भी कहा जाता है। इसके अलावा ये इलाहाबाद में जो बेलन नदी के तट पर स्थित है, जहाँ इनका घर है। इन्हें मांडा के राजा बहादुर राम गोपाल सिंह ने एक्चुअली गोद ले लिया था, इसीलिए बहुत लोग कहते हैं ना राजा मांडा राजा मांडा, तो वीपी सिंह को यही कहा जाता है। 1941 में 10 वर्ष की उम्र में ये मांडा के राजा बहादुर बने। और इनके पूर्वजों की बात करें, मतलब उन राजा की जिन्होंने इनको गोद लिया था, तो इनके पूर्वज मणिकपुर के पूर्ववर्ती राज्य के शासक थे, जिसकी स्थापना एक्चुअली 1180 ईस्वी में हो रखी थी, ठीक है। और अगर आगे का देखें तो वीपी सिंह की जब पॉलिटिकल एंट्री होती है तो पहले अगर आप इनको देखेंगे तो ये मुख्यमंत्री भी बने, राज्यसभा के भी सदस्य बने, इसके अलावा लोकसभा के सदस्य भी बने और फिर भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो एक एक चीज को जरा एनालाइज करते हुए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो ये जो है एक्चुअली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जब एक्चुअली अगर उनकी बात करें तो 1980 में ये बनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है। ये कब, जब जनता अंतराल के बाद इंदिरा गांधी फिर से चुनी गई थी। याद करिएगा उस समय कि 1977 में तो आपातकाल लग गया था। आपातकाल के जो बाद जो है मोरारजी देसाई जब पीएम बन गए थे। फिर 1980 में जब दोबारा इंदिरा गांधी चुन के आती हैं तो उस समय यूपी के सीएम रहते हैं आपके वीपी सिंह। तो ये 2 साल एक्चुअली यूपी के सीएम रहते हैं। तो अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने डकैती डेकोइट्स पे बहुत प्रहार किया। इवन ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे जो डकैत हुआ करते थे उस समय, उन्होंने इन्हीं के समय पे आत्मसमर्पण भी किया, जिसमें एक प्रोमिनेंट नाम आपने सुना होगा फूलन देवी का। तो फूलन देवी ने इन्हीं के समय पे आत्मसमर्पण भी किया था। फिर भी कहा जाता है कि डकैती पे जिस तरह का नियंत्रण ये करना चाहते थे, जब ऐसा नियंत्रण ये कर नहीं पाए तो इसके बाद इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि लोग ऐसा कह रहे थे कि इसमें मतलब ठीक है आपकी कोई गलती नहीं है, बट फिर भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री पद से। और देखें तो ये राज्यसभा के सदस्य भी बनते हैं, इनको राज्यसभा में सदस्यता दी गई। इनके पहले जो राज्यसभा सदस्यता थी एक्चुअली प्रणब मुखर्जी के पास थी, बाद में फिर ये राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं। यदि लोकसभा की बात करें तो 1971 में ये फूलपुर से फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुने गए। फूलपुर मतलब उत्तर प्रदेश में एक जगह है फूलपुर, फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से ये चुने जाते हैं। बाद में 1977 में ये इलाहाबाद से खड़े होते हैं फिर से, बट इलाहाबाद में ये हार जाते हैं, ठीक है। लेकिन 1980 में इंदिरा कांग्रेस के सदस्य के रूप में फिर से ये जीतते हैं। जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो फिर उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। तो पहले ये लोकसभा के मेंबर बने, फिर हमने देखा ना 1980-82 में ये मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब इन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था। और 1987 में कांग्रेस से इस्तीफा देने और राज्यसभा सदस्य के रूप में पद छोड़ने के बाद इन्होंने फिर से अमिताभ बच्चन द्वारा जो एक सीट खाली हो गई थी, तो उपचुनाव होते हैं, बाईपोल होते हैं ना, जैसे कभी कोई मान लीजिए किसी की रिक्ति हो गई, किसी तरीके से सीट अगर रिक्त हो जाती है तो वहां पे होने वाले चुनाव को हम उपचुनाव या बाईपोल कहते हैं। तो वहां पे अमिताभ बच्चन की जब सीट खाली हुई तो ये जो है क्या कहते हैं फिर से वहां से जीत के आए। खैर ये तो हो गया यूपी के सीएम कैसे बने। यूपी के सीएम बनने के बाद फिर लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर। तो सबसे पहले ये बनते हैं आपके लोकसभा सदस्य, फिर यूपी सीएम, राज्यसभा मेंबर। इसके बाद क्या होता है कि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है तो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं और राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में वीपी सिंह बनते हैं वित्त मंत्री। अब वित्त मंत्री के साथ साथ अगर आप देखें तो ये रक्षा मंत्री भी थे। तो ये वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री, पहले तो वित्त मंत्री थे उसके बाद फिर रक्षा मंत्री। अब कहा जाता है कि राजीव गांधी बहुत रीशफलिंग किया करते थे, राइट। रीशफलिंग मतलब कभी किसी को कोई पोर्टफोलियो दे रहे हैं, कभी कोई, तो पहले ये वित्त मंत्री फिर रक्षा मंत्री। और अपने कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने कहा कि जो ये बोफोर्स नाम का केस आपने सुना होगा, बोफोर्स घोटाला का मतलब जो नाम आया, जिसमें कहा गया कि 60 करोड़ रुपए की दलाली चली है और इस दलाली में राजीव गांधी का भी नाम सामने आया।
कई विवाद हुए इनके और राजीव गांधी के बीच में। इसके बाद राजीव गांधी ने इन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया, कांग्रेस से निष्कासित कर दिया, कांग्रेस से बाहर हो गए। और कहीं ना कहीं पूरे देश में जो इनकी छवि है ना वो ऐसी बन गई कि वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री ने इस बात का उजागर किया है। बाद में कई सारी जांच कराई गई, जांच के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा देखने में मिल रहा था कि जो वीपी सिंह ने आरोप लगाए थे तत्कालीन सरकार पे वो सही थे, सही मिल रहे थे कई जगह से। और यही एक रीजन रहा कि जब उसके बाद चुनाव होते हैं, मतलब मेरे ख्याल में 89 में जब चुनाव हुए, तो 89 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को, जो कांग्रेस पार्टी जिसको 404 मत मिले थे 84 में, वो घट के बहुत सीमित रह जाती है। यद्यपि वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है, लेकिन उस बड़ी पार्टी में उभरने के बावजूद भी उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। आपको पता है मेजोरिटी मिलनी चाहिए, तो मेजोरिटी नहीं मिल पाई थी। तो इस वजह से कई सारी पार्टियां एक साथ आती हैं, और यानी ये एक ऐसा दौर था जब पहली बार भाजपा और वाम दल यानी बीजेपी और लेफ्ट ये भी एक साथ आ जाते हैं। और एक साथ आने के बाद इन लोग कहते हैं कि अब हम अपनी सरकार बनाएंगे, यानी एक गठबंधन की सरकार बनती है। अब गठबंधन की सरकार में पीएम कौन हो, तो सबसे पहले बात करते हैं जनता दल का गठन। यानी कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि जब ये वित्त मंत्री थे तो बोफोर्स वगैरह स्कैंडल हुए, तो स्कैंडल होने के बाद इन्होंने क्या किया कि कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस छोड़ने के बाद फिर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। अपनी पार्टी बनाई तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नाम आने लगे कि किसको किसको ये अपनी पार्टी में जगह देंगे। तो उस समय राजीव गांधी का, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि राजीव गांधी को लेके जो माहौल थे वो ठीक नहीं थे, तो कई सारे जो नेता थे वो धीरे धीरे करके कांग्रेस छोड़ रहे थे। इसी में कल हम लोगों ने शाह बानो केस के बारे में भी डिस्कस किया था, और उस समय जो राजीव गांधी के गृह मंत्री थे उनका नाम था आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके पक्ष में थे, और राजीव गांधी एक बिल लेके आ जाते हैं जो फैसले को ही पलट देता है। इस वजह से आरिफ मोहम्मद खान भी कहीं ना कहीं राजीव गांधी की नीतियों से संतुष्ट नहीं थे, तो लिहाजा आरिफ मोहम्मद खान और आपके वीपी सिंह, इन सब लोगों ने अलग पार्टी गठन करने का निश्चय किया। कई सारे लोग और भी साथ में आए बाद में। फिर क्या होता है कि इन लोगों ने एक अपनी पार्टी बनाई। फिर देखिए इलाहाबाद से चुनाव लड़ते हैं, और सुनील शास्त्री, अगर आप सुनील शास्त्री समझ रहे हो तो ये लाल बहादुर शास्त्री के ही वो हैं, पुत्र हैं। उसके बाद इनको इन्होंने हराया 11 अक्टूबर 1988 को, और जीतते हैं। बाद में क्या हुआ कि जो मतलब आपका याद होगा 1977 में जो मोरारजी देसाई वाली पार्टी थी ना, जिसके नेता थे जयप्रकाश नारायण, वो जनता पार्टी, उनका मतलब जनता गठबंधन, जनता गठबंधन। इसके अलावा जो वीपी सिंह की पार्टी थी जन मोर्चा, जनता पार्टी, लोक दल और कांग्रेस एस, ये सब लोग एक साथ आ जाते हैं। और एक साथ आने के बाद फिर जो है चुनाव में इन्हीं की सरकार बन जाती है। तो जैसे अभी तक पूरा क्रोनोलॉजी देखें तो 1984 में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में वीपी सिंह बनते हैं आपके वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। इन्होंने बोफोर्स घोटाले वगैरह को जब मतलब उजागर किया, तो उससे राजीव गांधी की जो छवि जब धूमिल होने लगी, राजीव गांधी ने इनको जब बाहर निकाल दिया पार्टी से, तो ये और कांग्रेस के कुछ और नेता मिलके अलग हो जाते हैं। बाद में और भी जितनी पार्टी थी वो सभी मिलके इन्हीं की पार्टी में समर्थन देने को राजी हो जाती है। कांग्रेस एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के निकलती तो है चुनाव में, लेकिन उसको भी पूर्ण बहुमत नहीं आ पाया है। ऐसे में जो ये पार्टी रहती है आपकी जनता दल, इन लोगों ने क्या किया, कई पार्टियां एक साथ आ गई, यानी पहली बार भाजपा और लेफ्ट भी साथ आ गई। और जब ये सब साथ आ गए तो अब बारी आई कि यानी जनता दल तो जीत गया, कांग्रेस हार गई 89 के चुनाव में, 89 के चुनाव में, तो अब जो है प्रधानमंत्री कौन बने। थोड़ा राजनीति है इसमें। कहा जाता है कि जब गठबंधन की सरकार बनती है ना, तो हर किसी को लगता है कि भाई हम ही असली प्रधानमंत्री हैं, हम ही योग्य कैंडिडेचर हैं। तो उस समय कई नाम सामने आए, जैसे देवीलाल, चंद्रशेखर और आपके वीपी सिंह। तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा भी कहा जाता है कि वीपी सिंह के नाम को लेकर चंद्रशेखर जो है वो खुश नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि जो वीपी सिंह है वो आपके पीएम बने। कई जगह तल्खी भी देखी गई। कुछ लोग मतलब जो राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कहा जाता है कि देवीलाल के नाम की घोषणा की गई कि भाई देवीलाल बन जाएंगे आपके प्रधानमंत्री, और देवीलाल से कहा गया कि जब हम आपका नाम की घोषणा करें तो आप कह दीजिएगा हम वीपी सिंह के नाम को प्रस्तावित करते हैं। बस हुआ भी ऐसा कि जब देवीलाल का नाम बोला गया तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं चाहता हूं, मैं नहीं, वीपी सिंह पीएम बने। कहा जाता है इस बात से चंद्रशेखर बिल्कुल खुश नहीं थे, और वो जो मीटिंग है उसको छोड़ के चले जाते हैं। और अपनी किताब में भी उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि शुरुआत में ही इस तरह की राजनीति होने लग गई थी जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। बहरहाल ये कुछ मतलब सिनेरियोस थे जिसमें वीपी सिंह आपके भारत के प्रधानमंत्री
बन जाते हैं। अब जब ये पीएम बन जाते हैं तो आप देखिए कि कैसा सिनेरियो है। एक तरफ सिनेरियो ये है कि राजीव गांधी की जो सरकार वो पूर्ण बहुमत की सरकार रह चुकी थी। उस समय ये आपके प्रधानमंत्री वो क्या कहते हैं वित्त मंत्री रह चुके थे, ठीक है, रक्षा मंत्री रह चुके थे। इनकी जो छवि है जनता में वो एक क्लीन मतलब क्लीन छवि, क्लीन इमेज वाली छवि है कि बड़ी ईमानदार हैं। इसके अलावा देखिए तो उस समय की जो पार्टी है, उस समय मतलब जो ये गठबंधन लेके चल रहे हैं, उस गठबंधन में भी कहीं ना कहीं इनको सामंजस्य बिठाना पड़ रहा है। चंद्रशेखर को लेके, देवीलाल को लेके बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं, और उस दौरान फिर ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। तो इनके दौरान क्या क्या जो मेन मेन चीजें हुई हैं, जरा उसको हम और आप अब देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या चीजें की हैं, जरा देखिए। पहली चीज तो ये कि जब ये मतलब वीपी सिंह बनते हैं प्रधानमंत्री, तो एक घटना घटती है। देखिए जो इनके गृह मंत्री थे उनका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। अब मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे इनके मतलब वो बनते हैं, सॉरी हाँ, मुफ्ती मोहम्मद सईद जब गृह मंत्री बनते हैं तो कहा जाता है कि वो एक मीटिंग ले रहे होते हैं, और उसी मीटिंग के दौरान इनकी बेटी थी, मतलब मुफ्ती मोहम्मद सईद की जो बेटी थी वो एमबीबीएस की प्रैक्टिस कर रही थी। एमबीबीएस की उन्होंने ट्रेनिंग की हुई थी, तो वो श्रीनगर के एक हॉस्पिटल में अपनी प्रैक्टिस कर ही रही होती हैं कि JKLF जो आतंकवादी संगठन है, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर की लिबरेशन फ्रंट के आतंकवादियों ने जो गृह मंत्री की बेटी है उनका अपहरण कर लिया। अब जरा सोचिए, देखिए गृह मंत्री जिसके ऊपर ही कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की जिम्मेदारी है, वो अपनी बेटी की सुरक्षा नहीं कर पाए, ऐसे आरोप लगने लग गए। अब लॉ एंड ऑर्डर को लेके कहीं ना कहीं मतलब गृह मंत्री की बेटी का अगवा हो जाना, पूरे देश में एक सनसनी फैल जाती है। वीपी सिंह प्रधानमंत्री, तो ये सोचा जा रहा था कि किस तरीके से मतलब इस मुद्दे से निपटा जाए, क्या किया जाए, किस तरीके से बातचीत की जाए। ऐसे में कई सारे इन लोगों ने मतलब कमिटी बनाना शुरू कर दी। इलाहाबाद की कमेटी, तो कुछ जजेस की कमेटी, और ये सारे लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि हम किस तरीके से मतलब इस पूरे मुद्दे को समाप्त करें। आतंकवादियों से जब बात हुई JKLF के लोगों से, तो उन्होंने बदले में ये बोला कि हमारे साथियों को रिहा कर दो, मतलब जो उनके आतंकवादी साथी बंदी हैं हमें रिहा कर दो, तो हम जो है गृह मंत्री की बेटी को सुरक्षित पहुंचा देंगे। मुद्दा तूल पकड़े जा रहा था। कहा जाता है कि वीपी सिंह भी जल्दी से जल्दी चाहते थे कि जो गृह मंत्री हैं उनकी बेटी को छुड़ा दिया जाए, और ऐसे में होता क्या है, नेगोशिएशन का दौर चलता है, तो आतंकवादियों ने कभी 10 कहा, 7 कहा, जाते करते फिर ऐसा होता है कि 5 आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाता है, राइट। 5 आतंकवादियों को रिहा किया गया, और गृह मंत्री की जो बेटी है आतंकवादी उनको सही सलामत पहुंचा देते हैं। कहा जाता है ये वो दौर है, ये वो दौर है, ये वो एक ऐसी राजनीति होती है कि गृह मंत्री की बेटी को छोड़ने के लिए, बचाने के लिए आपने देश की जो कह लीजिए देश की जो सुरक्षा है उसी को दांव पे लगा दिया। और इसको लेके श्रीनगर में बहुत नारे लगने लगते हैं। इस चीज को लेके नारे नहीं लगते कि जो बेटी है वो बच के आ गई, बल्कि इस चीज को लेके नारे लगने लगते हैं कि अपने निहित स्वार्थ के लिए, मतलब यहाँ पे भारत हार गया और एक व्यक्ति, एक पिता जीत गया, राइट। इस चीज को लेके क्रिटिसिज्म होने लगता है। और कहीं ना कहीं जब जिस जम्मू कश्मीर की, जिस श्रीनगर की अभी हम बात कर रहे हैं, वो श्रीनगर में हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और एक टाइम ऐसा आता है कि जब आतंकवादियों को छोड़ दिया गया तो भारी मात्रा में नरसंहार हुए, जीनोसाइड हुए, और धीरे धीरे जो हिंदू लोग थे, जो कश्मीरी पंडितों का मुद्दा आपने सुना होगा, सबको वहां से भगा दिया गया। हिंदू लोग दहशत में से वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तो ये भी मुद्दा हुआ था इनके समय में, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को छोड़ दिया गया था बदले में आतंकवादियों के, राइट। आतंकवादियों को जब छोड़ा गया तो उनकी बेटी छूट गई। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है वीपी सिंह के शासनकाल के दौरान, राइट। दूसरा जो मुद्दा है वो है मंडल कमीशन का। यदि मंडल कमीशन को हाईलाइट करें कि मंडल कमीशन एक्चुअली क्या है, तो देखिए जो मंडल कमीशन है, एक्चुअली मंडल कमीशन बीपी मंडल नाम के पर्सन है, उनकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, ये चेक करने के लिए कि भारत में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की पहचान करना और ओबीसी सेक्शन, अदर बैकवर्ड क्लासेस की पहचान करना। इसके पहले जो है हमारे पास SC ST पहले से रिजर्वेशन था। तो ये जो बीपी मंडल कमेटी है, इसको गठित किया था मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 में, दरअसल ये कमेटी बनी थी, ठीक। 1977 में इसका फॉर्मेशन हुआ मंडल कमीशन का, ठीक। अब मंडल कमीशन जब बनाई गई तब तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, और जब तक इनकी रिपोर्ट आती
तो तब तक जो है सरकार बदल चुकी थी और इंदिरा गांधी का दौर आ गया था। इंदिरा गांधी ने जब देखा मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, ज्ञानी जैल सिंह जो है हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति महोदय को सौंपी। कहा जाता है इंदिरा सरकार ने मंडल रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसको बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया। कहा जाता है इवन राजीव गांधी ने तो ये तक कह दिया कि भाई ये एक ऐसा डब्बा है जिसको खोलने से सिर्फ दुर्गंध आएगी, सड़ी हुई चीजें हैं। उनको पता था कि कास्ट एक ऐसा इशू है कि अगर ये चीज ओपन होती है ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जरा राजीव गांधी की सरकार के बाद जब वीपी सिंह का दौर आया तो वीपी सिंह ने क्यों मंडल कमीशन की रिपोर्ट खुलवाई? कुछ लोग कहते हैं कि इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, जो इनके मतलब पार्टी के आंतरिक कलह चल रहे थे उस चीज को लेकर के। इधर जो है बीजेपी भी कहीं ना कहीं अपना राइज किए पड़ी थी हिंदू वोट बैंक को लेकर के, राइट। तो वीपी सिंह को अपनी जो छवि है या जो वीपी सिंह है उनको अपना वोट बैंक सिक्योर करना था। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ यहाँ तक कहते हैं कि इनको लगा कि यदि ये जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है इसको लागू कर देते हैं या इस बारे में हम बाहर ले आते हैं, इस रिपोर्ट का खुलासा करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू वोट बैंक है वो बढ़ जाएगा बीजेपी और आपके वीपी सिंह में, इसका फायदा हमें मिल सकता है। खास तौर से कहें तो जो बीजेपी समर्थक है वो इस बात को मानते आए हैं कि ये इन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया था। बहरहाल मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के पहले अगर देखें तो पहले से भारत में लगभग रिजर्वेशन की बात करें तो 27% और 15% का रिजर्वेशन चल रहा था, ठीक है। मतलब आपके SC ST कम्युनिटी, SC और ST ये दो लोगों को रिजर्वेशन मिला हुआ था। मंडल कमीशन ने बोला कि जो OBC हैं इन ये जो है ये भी लोग अदर बैकवर्ड क्लासेस में आएंगे और इनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो जो मंडल कमीशन उसने 27% रिजर्वेशन की बात की OBC के लिए। अब कहाँ से मंडल कमीशन को पता चला कि OBC पिछड़े हुए हैं? तो इन्होंने मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट का आधार बनाया था 1931 की जनगणना को। 1931 की जनगणना को आधार बनाया और सोचिए रिपोर्ट कब आ रही है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और 89 में ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग पिछड़े हुए हैं। अब ये प्रॉब्लम आई कि 1931 में जो लोग पिछड़े हुए थे, क्या आज भी वो लोग उतने ही पिछड़े हुए होंगे जो आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं, राइट। अब इस चीज को लेके देश में बहस छिड़ने लग गई कि इतना ज्यादा रिजर्वेशन, और जब पूरे रिजर्वेशन को आप भारत में जोड़ेंगे तो लगभग ये 49.5% हो रहा था। इसका मतलब कि बस 50% के लगभग तो हर चीजें रिजर्व हो गई हैं। तो मंडल कमीशन को लेके पूरे भारत में दो भागों में जो बातें बंटने लगी थी। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो वेलकमिंग स्टेप है, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि मंडल कमीशन ने जिन चीजों को आधार बनाया है तो बहुत पिछड़ी हुई है। वीपी मंडल ने एक ऐसा पिटारा खोल दिया था जिससे देश में कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो बढ़ रही थी। बहरहाल लाल किले की प्राचीर से इन्होंने इस बात की घोषणा भी कर दी, राइट, कि जो है मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हम लागू करने वाले हैं। अब इस चीज को लेके जो पूरे भारत में एक आउटरेजियस माहौल बनने लगा, बच्चों को ये लगने लगा कि अरे हमें तो सरकारी नौकरी मिलेगी ही नहीं, इस पूरा तो तुमने रिजर्वेशन दे दिया। कहा जाता नाम सुनोगे राजीव गोस्वामी, ये वो पहला लड़का था जिसने कमीशन के बाहर खड़े होकर खुद को आग लगा ली थी। पूरे भारत में इस चीज को लेके जोर शोर से बातें होने लगी, कुछ लोग जो है इसके समर्थन में, कुछ लोग विरोध में। कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि मंडल कमीशन ये एक ऐसा पिटारा है जो भारत को आगे की ओर नहीं बल्कि भूतकाल की ओर लेके जा रहा है। इन्होंने लाल किले की प्राचीर से घोषणा कर दी कि अब हम मंडल कमीशन को लागू करने वाले हैं। अब मंडल कमीशन को लागू करने के बाद फिर से राजनीति एकदम अपने चरम पे पहुंच गई। राजनीति बिल्कुल फिर से उबाले लेने लगी कि अब हम क्या करें। इसमें जो दूसरी पार्टी मतलब जो वीपी सिंह को समर्थन दे ही रही थी वो थी आपकी भारतीय जनता पार्टी। अब बीजेपी के सामने क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी यदि ये बोले कि मंडल कमीशन की जो 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 मतलब रिकमेंडेशन है वो लागू नहीं होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं फिर वो कुछ जो हिंदू वोट है उनके वो कट जाएंगे, या ये माना जाएगा कि पिछड़े वर्गों का भाजपा समर्थन नहीं करती। दूसरी तरफ अगर वो ये बोले कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट सही है, तो जो उसका मेन वोटिंग मतलब जो मेन वोट बैंक है, जो कह लीजिए राजपूत है या जो ठाकुर हैं या जो ब्राह्मण्स हैं, कायस्थ हैं, वो वोट बैंक उनसे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी को भी कुछ नए मुद्दों की तलाश थी। अगर आपको पता हो तो उसी समय लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा क्या कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ठीक है। तो एक रथ निकाला जाता है राम के नाम पे, सोमनाथ से ये जो है रथ आपका मतलब सोमनाथ मंदिर जो है रथ ये शुरू करते हैं। बस रहता है, बस को बिल्कुल रथ का शेप देते हैं और इसी नाम पे कि भाई हम मंदिर बनाएंगे। अचानक जो पूरा मुद्दा मंडल कमीशन की तरफ था वो शिफ्ट हो गया
राम मंदिर की तरफ, राइट। सबको लगा कि मतलब होता ना, राम मंदिर का मुद्दा इतना उफान पे क्यों पहुंचा। कहा जाता है हर आदमी के मन में होप होती है एक दिन भगवान सब ठीक कर देंगे, आज नहीं तो कल ईश्वर सब ठीक कर देगा। लेकिन जब ईश्वर को ही खतरे में दिखा दिया जाए तो हर आदमी को लगता है नहीं नहीं, ईश्वर अपना खतरे में नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए राम का मंदिर तो बनना ही चाहिए। तो जो मंडल कमिश्नर को लेके प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, वो शिफ्ट हो गई कहीं ना कहीं आपके मतलब रथ यात्रा की तरफ। तो कहा जाता है कि वीपी सिंह ने उस समय कहा कि रथ चल रहा है, इस रथ को हमारे लव और कुश रोकेंगे। तो समस्तीपुर में जब इनका रथ पास होता है तो लालू यादव ने जो रथ है उसको रोका, लाल कृष्ण आडवाणी वहीं पे जो है अरेस्ट हो जाते हैं। तो एक तरफ मंडल की राजनीति और एक तरफ कमंडल की राजनीति, राइट, यही चल रही थी तब तक। जो है जो चंद्रशेखर जो इनको समर्थन दे रहे थे वीपी सिंह को, जिनके पास महज 64 सदस्य थे, ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी ने अपना समर्थन ले लिया, सरकार अल्पमत में आ गई। वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया, उनको पता था अब तो सरकार गिर जाएगी, लोकसभा में वो अपना विश्वास मत ला नहीं पा रहे थे, इस्तीफा दिया। और आपको पता है अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा तो पूरी जो सरकार है वो गिर जाती है। और फिर उसके बाद राजनीति ने एक ऐसा दौर भी देखा कि एक ऐसे मतलब एक ऐसा नेता जिसके पास मात्र 64 सदस्य हैं, राजीव गांधी के समर्थन से फिर सरकार बनाता है, वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है और चंद्रशेखर जिनके पास केवल 64 सदस्य हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ये वीपी सिंह का सफर है जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अपनी अगली क्लास में हम लोग चंद्रशेखर के बारे में देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ। अब हम धीरे 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 करके आप देख रहे हैं कि कहाँ पढ़ते चले जा रहे हैं, पहले एलपीजी और उसके बाद धीरे धीरे करके पहुंचेंगे हमारे 2023 के दौर में। आप अगर शुरू से देख रहे हो तो आप समझ पा रहे होंगे कि भारत की राजनीति कैसे एक बार अप डाउन क्रेस्टो की तरफ बढ़ रही है और भारत अब क्या क्या चीजें देखता चला जा रहा है। नए भारत में नई शुरुआत करेंगे 2023 से। जब आप ये समझ पाएंगे कि हम कहाँ से आए हैं तब आप ये तय कर पाएंगे कि हमें कहाँ तक जाना है। सोचिए कितनी चीजें देखी हैं भारत ने, भारत की इन आंखों ने हर दृश्य देखे हैं राजनीति के और इतिहास के और अर्थव्यवस्था के, राइट। तो अब आप लोगों से उम्मीद आप लोग अपना नजरिया बताइएगा कि भारत में राजनीति का धर्म है या धर्म की राजनीति है, राइट। कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए, कीप रीडिंग कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग।